ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि आपको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर। तो बच्चों कैसे प्रूफ करते हैं, ये कम से कम आपके स्कूल में 10 बार कराया जा चुका है, इसलिए आप ध्यान से दोबारा देख लीजिए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थ्योरी पहले ही बता दी गई है कि कभी भी अगर हमें किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम उसको क्या मान लेते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन लेट कर लेते हैं, उल्टा लेट कर लेते हैं कि वो नंबर क्या है, रैशनल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम उल्टा लेट कर लेते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो अगर √5 एक रैशनल नंबर होगा तो हम उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, जहां पर p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। तो बच्चों को प्राइम नंबर्स उन्हें कहते हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ में आया? तो p और q जब तक को प्राइम रहेंगे तो p/q क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए जो भी हमारे पास गिवन रहता है तो हम उसमें उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है इरेशनल है तो हम क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट करेंगे। हम मान लेंगे √5 क्या है, रैशनल है। अगर रैशनल है तो हम इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है। दैट मींस उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बस अब बच्चों इसी को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे और एक ऐसी कंडीशन जनरेट कर देंगे जिसमें p और q का 1 के अलावा दूसरे फैक्टर भी जनरेट हो जाएंगे, और उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि p और q को प्राइम नहीं है। दैट मींस p/q रैशनल नंबर नहीं है। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये रैशनल नहीं है तो √5 को क्या होना पड़ेगा, इरैशनल होना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हम p और q के 1 के अलावा दूसरे फैक्टर भी एक्सप्रेस कर देंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले होते हैं, आपको स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने भी होते हैं। स्टेटमेंट अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो सब कुछ आपका गलत हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। लिखा है लेट √5 is a rational number, therefore we can find two integers a and b such that √5 is equal to a/b. Let a and b have common factor other than 1, then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-prime. ठीक है, तो बच्चों मैंने √5 को p/q या a/b लेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a is equal to √5 भी आ गया। ये क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने पे आ गया a² is equal to 5b²। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग ने पढ़ाई काफी कम की है, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो 5 तो कैसे डिवाइड करते हो 2 से? आप लिखते हो 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ जाता है 1। अगर रिमाइंडर हो गया तो इसका मतलब 5 2 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन बच्चों जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है? नहीं आता। जब रिमाइंडर नहीं आता तो इसका मतलब 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये वाला जो अभी हमने प्रोसेस बताया, यानी कि जब मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया तो आपने 5 को क्या लिखा, आपने 5 को लिखा 2 × 2 + 1, ऐसे तो लिखोगे। 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 + 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 + 0, 2 × 2 + 0। नहीं समझ में आया, डिवाइड करने नहीं आता तो बच्चों फिर से देखो, 2 9 जा 18, 1 आ गया, तो 19 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 9 + 1। समझ में? तो बच्चों ये स्टेटमेंट्स आपको समझ में आने चाहिए जो मैंने अब बताया। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, a² is equal to 5b²। लिखा है a² is equal to 5b²। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा था, 4 is equal to 2 × 2 + 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 किससे डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है 2 से, और 4 डिविजिबल है 2 से। ये तो मतलब हुआ। उसी तरीके से बच्चों अगर a² is equal to 5b² + 0 आ रहा है, 0 का मतलब रिमाइंडर ही 0, तो उसका मतलब a² किससे डिविजिबल है, 5 से। a² किससे डिविजिबल है, 5 से। एंड इट कैन बी सेड अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में? तो इसका मतलब a का क्या बन गया, एक कॉमन फैक्टर बन गया, जो वो क्या है, 5 के टाइप का है, क्योंकि a क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर a 5 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर किस टाइप का होगा, a is equal to 5 के टाइम्स का होगा। क्योंकि वो कितनी बार भी डिविजिबल हो सकता है। 1 बार हो तो 5 हो जाएगा, 2 बार हो तो 10 हो जाएगा, 3 बार हो तो 15 हो जाएगा, 4 बार हो तो 20 हो जाएगा। समझ में आया? यानी a² is equal to 5b² का मतलब क्या है
कि ए स्क्वायर किससे डिविजिबल है, ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, यानी ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ये बात समझ में आई? दैट मींस ए क्या हो गया 5k, जहां पर k क्या है एक इंटीजर। तो बच्चों ये सारी बातें पहले आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, पहले आप स्क्रीन पॉज करिए और ये सारी बातें एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे जो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे वो समझ लीजिए। अब बच्चों इस स्टेटमेंट में ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपने लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखना। आपने लिखा कि जो a है वो 5 से डिविजिबल है, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं 5k, तो a की जगह 5k मैंने डाल दिया। a की जगह मैंने जैसे ही 5k डाला स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाइड किया तो 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। तो बच्चों इस रिलेशन से आपको क्या नजर आ रहा है, इस रिलेशन से आपको नजर आ रहा है कि b स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, तो b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी किससे डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब ये बात हमको समझ में आ गया कि a और b को प्राइम नहीं है, क्योंकि a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो 1 के अलावा है, जिसका नाम क्या है 5 का मल्टीपल है। समझ में आया? तो this means b square is divisible by 5, that means b is divisible by 5. This implies that a and b have 5 as a common factor other than 1. समझ में आया? That means बच्चों कंडीशन क्या गई, कंडीशन कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। हमने तो एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है, दैट मींस उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास a और b का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया व्हिच इज 5। दैट मींस √5 एक इरेशनल नंबर नहीं है, √5 रैशनल नंबर नहीं है। √5 कैसा हो गया एक इरेशनल नंबर। तो बच्चों जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने बताई ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। अगर ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आपकी स्कूल की कॉपीज में यही स्टेटमेंट्स आपको लिखवाए गए हैं जो अभी तक आपने कॉपीज कंप्लीट नहीं की। तो आपको अपनी कॉपीज कंप्लीट करनी है, इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें देने हैं, तभी आपको स्कूल में नंबर मिलेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पूरा स्टेटमेंट आपके पास सारे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो बच्चों सेम क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने उसको कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि जस्ट उल्टा कंडीशन एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है रैशनल है। अगर रैशनल है तो हमने इसको a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। समझ में आया? तो यहाँ से 2√5 कितना आ गया a/b - 3 आ गया। यहाँ से √5 निकालना तो √5 आ जाएगा 1/2 टाइम्स a/b - 3 आ गया। अब बच्चों उसको आगे कंटिन्यू करना, सिंस a and b are integers will also be rational and therefore √5 is rational। समझ में? मेरी बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि a और b क्या है को प्राइम है, a/b क्या है रैशनल है, a/b - 3 भी क्या होगा रैशनल होगा। रैशनल नंबर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा रैशनल होगा। लेकिन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बताइए। तो बच्चों मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। आप इसको अगर कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ही पढ़ाई में कमजोर है, तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। तो मैं आपको स्टेटमेंट्स वापस रिवाइज करा देता हूँ नेक्स्ट पेज में जाके। Since a and b are integers will also be rational, therefore √5 is rational. This contradicts that fact. √5 is irrational. Hence, our assumption that 3 + 2√5 is rational is false. Therefore, 3 + 2√5 is irrational. I think आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और वैसे भी बच्चों ये कैसा है रैशनल, ये कैसा है इरेशनल, और रैशनल प्लस इरेशनल वैसे भी क्या होता है इरेशनल होता है। ये भी बच्चों आपको बताना बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 3 + 2√5 अगर आपसे पूछा जाए कि रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप याद रखिएगा रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होता है, रैशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब आपको फिर से खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं और सब में यही लॉजिक लगाना है, जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए वही सारे स्टेटमेंट्स आप बार बार यूज करेंगे। सबसे पहले बच्चों अब आपको 1/√2 के लिए दिखाना है, फिर 7√5 के लिए दिखाना है, फिर 6 + √2 के लिए दिखाना है। जो थ्योरी मैंने आपको बताई वही सारी थ्योरी आप यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों मैं काफी देर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ
और स्टेटमेंट्स आपने आपको समझा दिए कि सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको लिखने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न से करना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप 1/√2 को क्या एज्यूम करेंगे, रैशनल एज्यूम करेंगे। रैशनल होगा तो हम इसको p/q या a/p फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, समझ में आया। फिर यहाँ से हम √2 निकाल लेंगे, √2 क्या आ जाएगा, b/a आ जाएगा। फिर हम कहेंगे a और b क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हम उल्टा कर देंगे, a और b को को प्राइम नहीं शो करेंगे, a और b का 1 के अलावा दूसरे कॉमन फैक्टर क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो b² क्या आ जाएगा, 2a², यानी b² किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से, तो b किससे डिविजिबल हो जाएगा, 2 से। दैट मींस b किससे डिविजिबल हो गया, 2 से, तो b क्या हो गया, 2k हो गया। और बच्चों b अगर 2k हो गया तो हम यहाँ इस इक्वेशन में b की वैल्यू 2k पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4k² इज इक्वल टू 2a², दैट मींस 2k² इज इक्वल टू a², दैट मींस a² भी किससे डिविजिबल है, 2 से, यानी a भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से, b भी बच्चों 2 से डिविजिबल है, a भी बच्चों 2 से डिविजिबल है, दैट मींस a और b का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया व्हिच इज 2, दैट मींस क्या हो गया, a/b रैशनल नहीं है, a/b क्या हो गया, इरैशनल। समझ में आया। इसी सेम कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको गला फाड़ के क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है, वही सेम कॉन्सेप्ट अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अप्लाई करना है। तो बच्चों आप इस तरह से अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया, और अप्लाई करते करते आपके इस तरह से सॉल्यूशंस क्रिएट हो जाएंगे और आपकी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। यहाँ तक बच्चों आपको करना है, ये आपकी जो है न्यू वाली एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ये इतने ही क्वेश्चंस दिए गए, तो आप इनको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सॉल्यूशन बच्चों मैंने आपको पूरे शो कर दिए। थैंक यू।